डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कोई इशू है इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मेरा निवेदन है, आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे इसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग को, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम दो समीकरण के माध्यम से पढ़ने के बजाय जो है हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ जो है हम एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यानी आप सिलेबस में क्या पढ़ना है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण को एक ही साथ पढ़ना है। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण को एक ही साथ पढ़ने से पहले हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग पहले पढ़ेंगे। यानी जो क्लास 9 में आप पढ़े हैं, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको ज्योमेट्रिकली मेथड से सॉल्व करते हैं, जब सीख जाएंगे तभी जो है आप लोग जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से जो है आप लोग जब हल करेंगे तो आप लोग हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से हल कर लेंगे तब। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोगों ने पहले जो है अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करना सीखा। तो अलजेब्रिक मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैं यहाँ बताया क्या कि जैसे दो वेरिएबल हैं, जैसे इक्वेशन हम लोग लिया था, क्या लिया था 2x + y = 7 हमने जैसे इक्वेशन लिया था, इसी को जो है हमको चार सोल्यूशन निकालने थे। यहाँ तो चार सोल्यूशन का हल निकालने के लिए आप जो है इसके तमाम हल ऐसे निकलेंगे, तमाम सोल्यूशन निकलेंगे, तो आप और इस तरह से तमाम हल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ चार सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ निकाला था, तो उसको निकालने का तरीका मैं क्या बताया था, मैं यही बताया था इसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है, यानी जैसे x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, इसी तरह कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर। तो जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है उस वेरिएबल में जो है जैसे x बराबर हम 0 लेंगे तो y बराबर कुछ मान निकलेगा, यानी x बराबर जब 0 लेंगे यानी x वैल्यू कुछ पहले हम मान लेंगे, x वैल्यू जब मान लेंगे तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा एक चरवाहे रैखिक समीकरण हो जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। जब एक चरवाहे रैखिक समीकरण हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी अगले वाले चर का हम मान निकाल लेंगे। उसी तरह जैसे x बराबर 0 लें तो y कुछ मान आए, उसी तरह जैसे हम y बराबर 0 लेंगे तो s कुछ मान निकल जाएगा। इस तरह से निकाल करके हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट तैयार करते हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जो कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी जिस कोऑर्डिनेट पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष मान समान हो जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन के सलूशन होंगे। इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक माध्यम से जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण माध्यम से सॉल्व करना सीखा। तो इसको आप लोग क्लास 9 में आप पढ़े हैं, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उसको आप लोगों को रिवाइज थोड़ा कराते हुए चल रहा हूँ। अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे हम उसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्रिकली मेथड्स कैसे पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे पढ़ेंगे, आइए हम लोग उसको सीखते हैं। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड से पढ़ने के लिए हमको जो है थोड़ा बहुत जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी होना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग अभी 9th में भी नहीं पढ़ाए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में भी हम नहीं पढ़ाए हैं। तो हम जो है थोड़ा बहुत यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे ग्राफ हम बनाएंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी हमको ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी ज़रूरत हमको है उतनी जो है हम यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पढ़ ले रहे हैं। तब उसके बाद जो है हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से हम ज्योमेट्रिकली मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएं तो बहुत डिटेल्स बहुत डीपली हम पढ़ाएंगे। हमको अभी यहाँ इतना ही पढ़ना है जितना जो है हमको ज़रूरत है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से ग्राफ बनाने के लिए जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ थोड़ा हम पढ़ ले रहे हैं। तो आपको जो है
अगर क्लास 9th में अगर थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में वो परिचित होंगे, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो है डिस्कस यहाँ कर ले रहे हैं। आपके जो है बुक में यानी जो भी हम कंटेंट लेके चल रहे हैं अभी एनसीईआरटी बुक्स लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, अगर ये बुक नहीं आपके पास होगी, जो भी बुक आपके पास है एनसीईआरटी नहीं है तो यूपी बोर्ड बुक है या कोई भी जो भी बुक है आपके पास, उस बुक को जो है आप ओपन करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर थोड़ा ओपन कर लीजिए, या क्लास 9 की जो बुक रखे हैं वहाँ आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है आप बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा चैप्टर दिया है, 7 चैप्टर दिया है। तो कौन सा चैप्टर दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जो है एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसी तरह जैसे हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से कैसे हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे, यानी ग्राफ के माध्यम कैसे हम सॉल्व करेंगे, या ज्योमेट्रिकली मेथड कैसे हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा बहुत हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ कौन सा चैप्टर आपका है, 7 चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 7 जैसे ओपन कर लीजिए आप 10th वाली बुक में, और 9th में जो है 9th में जो चैप्टर है उसको ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए 9th में कौन है, तीसरा चैप्टर है ना, 9th में तीसरा चैप्टर है, 9th वाली बुक में तीसरा चैप्टर है, वहाँ से ओपन कर लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी जब हम इसको आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लगेंगे वहाँ बहुत डीपली पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हमको पढ़ाने के यहाँ उद्देश्य थोड़ा बताने का उद्देश्य यही है ताकि जितना हमको ज़रूरत है ग्राफ बनाने के लिए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए उतनी हमको जानकारी हो जाए। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप बुक मिला लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नए निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम लोग थोड़ा बहुत जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट कर लिए हैं ना, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं, नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए, 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, ठीक है। आइए आइए प्यारे बच्चे, हम लोग थोड़ा बहुत जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या है। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे रेनी देकार्ते। वो गणितज्ञ के साथ साथ जो है वो बहुत बड़े फिलासफर थे, यानी बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। यानी फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने जो है सबसे पहले ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अपना कंसेप्ट दिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेनी देकार्ते का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ के साथ साथ ही बहुत बड़े क्या थे, फिलासफर थे, यानी दार्शनिक भी थे। तो रेनी देकार्ते ने, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने बताया था कि किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को, किसी भी प्लेन को, किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को अगर हम दो लाइन के माध्यम से, दो लाइनों के माध्यम से, यानी वो लाइन क्या हो, एक क्या हो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक क्या हो वर्टिकल लाइन है, यानी एक क्षैतिज रेखा हो और एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा हो, यानी किसी समतल को, रेनी देकार्ते ने बताया किसी समतल को, किसी प्लेन को
दो लाइनों के माध्यम से, दो रेखाओं के माध्यम से, यानी एक क्षैतिज रेखा के माध्यम से दूसरी जो है ऊर्ध्वाधर रेखा के माध्यम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करने के बाद जो प्लेन हमको प्राप्त होगा उसे हम कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, दैट इज कार्तीय तल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। तो आइए जो है हम लोग सपोज दैट जो है यही प्लेन है, यही प्लेन है, इसी प्लेन को हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से और वर्टिकल लाइन के माध्यम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, जैसे देखिए एक यही समतल है, सपोज दैट ये प्लेन है, इसको सबसे पहले हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से डिवाइड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी क्षैतिज रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से डिवाइड किए और इसी को जो है हम लोग फिर वर्टिकल लाइन के माध्यम से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के माध्यम से। ये कोई समतल है, कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से और वर्टिकल लाइन के माध्यम से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद जब प्लेन हमको प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा प्लेन है? उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? या रेनी देकार्ते ने बताया, रेनी देकार्ते ने ये बताया किसी प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से अगर डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो प्लेन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, दैट इज कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। तो ये प्लेन है, इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के माध्यम से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो ये प्लेन प्राप्त हुआ है हमको, यही जो प्लेन प्राप्त हुआ है, ये कौन सा प्लेन अब हो गया? ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, यानी कार्तीय तल हो गया। ध्यान दीजिए, कौन प्लेन हो गया है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। कौन प्लेन हो गया? कार्टेशियन प्लेन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कौन अक्ष हम लोग कहते हैं? क्षैतिज अक्ष, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिवाइड कर रहे हैं प्लेन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। ये क्षैतिज अक्ष है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यक्स 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 डैश से डिनोट करते हैं, यक्स यक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी क्षैतिज अक्ष। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? प्रदर्शित कैसे करते हैं? यक्स यक्स डैश से, यक्स यक्स डैश से, यक्स यक्स डैश से, यक्स यक्स डैश से हम डिनोट करते हैं, यक्स यक्स डैश से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? जब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, यानी ये क्षैतिज अक्ष कहते हैं, और इसी को हम डिनोट करते हैं यक्स यक्स एक्सिस को, यानी इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? यक्स और यक्स डैश से, सॉरी सपोज दैट इसको हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज अक्ष जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यक्स यक्स डैश से। इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यक्स एक्सिस भी कहते हैं,
एक्स एक्सिस भी कहते हैं। 60 में 60 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, यानी एक्स अक्ष। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। और ये जो वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको डिनोट कैसे करते हैं, वाई और वाई डैश से, वाई और वाई डैश से डिनोट करते हैं। यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी वर्टिकल जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम डिनोट कैसे करते हैं, वाई डैश से डिनोट करते हैं। इसीलिए इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष को, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष भी कहते हैं, वाई अक्ष। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट ना। अब यहाँ पर रैनी देकार्ते ने बताया कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ओ से, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जो है, अब उसके बाद जो है रैनी देकार्ते ने ये बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से और वर्टिकल लाइन के माध्यम से जो प्लेन 4 भाग में बटा है, 4 भाग में जो बटा है, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स यानी जो चारों भागों में बटा है प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। इसी के हमको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्टेशियन प्लेन जो है 4 भाग में बट गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग में जब बट गया तो अगर एक भाग हम देखेंगे तो एक भाग जो है क्या है, एक भाग क्या है, पूरे का क्या है, 1/4 है। अगर एक ही भाग, सिर्फ इतना ही हम अगर देखें तो कितना है, पूरे प्लेन का 1/4, क्योंकि ये पूरा प्लेन जो है 4 भाग में बट गया है। तो पहला जैसे एक ही भाग अगर हम देखेंगे तो एक भाग किसके बराबर होगा, 1/4 के, यानी 1/4 के। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश, यानी 4 भाग में से एक भाग है, 4 भाग में से एक भाग, चतुर्थांश, चौथे भाग का हिस्सा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और सभी जो होगा, सभी जितने चारों क्वाड्रेंट्स हैं, सभी का मान कितना होगा, इस प्लेन का क्या, 1/4 भाग ए भी होगा, 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 यानी 1/4 पूरे प्लेन का 1/4 वैल्यू है इसकी। इसीलिए इसको हम चतुर्थांश, यानी 4 भाग में से एक भाग, यानी 4 भाग में से एक हिस्सा, इसलिए चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है, नहीं डाउट है ना? अब उसके बाद जो है रेनी देकार्ते ने ये बताया, रेनी देकार्ते ने ये बताया कि ये जो ओरिजिन है, जहाँ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ओरिजिन कह रहे हैं, मूल बिंदु कह रहे हैं। तो रेनी देकार्ते ने ये बताया कि मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर जो है चली गई दूरी कहाँ, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। ध्यान समझिए, अब फिर समझिए, रेनी देकार्ते ने क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर समझिए, रेनी देकार्ते ने ये बताया कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह जो है रेनी देकार्ते ने ये भी बताया कि मूल बिंदु से जो है वाई अक्ष पर ऊपर तरफ चली गई दूरी जो होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर समझिए, यानी वाई अक्ष पर जो है मूल बिंदु से ऊपर जो चली गई दूरी हो क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर तरफ चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस तरह रेनी देकार्ते ने बताया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। और रेनी देकार्ते ने क्या बताया, रेनी देकार्ते ने ये बताया कि एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी। जैसे ये वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। ये भी क्या है, वाई अक्ष क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वाई अक्ष के लंबवत या आर अथवा वाई अक्ष के लंबवत यानी परपेंडिकुलर लंबवत चली गई दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को भुज कहते हैं। फिर समझिए, भुज क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहेंगे, या वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। अगर आपको सीधा दिमाग में, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जो होती है क्या होती है, भुज होती है। और भुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऐब्सिसा कहते हैं। ऐब्सिसा यानी भुज, ऐब्सिसा कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। रेनी देकार्ते ने बताया वाई अक्ष पर चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, कोट होती है।
उसी का अंग्रेजी हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्स चली गई दूरी को रैनी देकार्ते ने बताया कि उसे क्या कहा जाता है, कोट कहा जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें अगर, तो एक्स अक्ष के लंबवत चली गई दूरी, जैसे देखिए एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर लंब है कि नहीं है, तो एक्स अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। कोट क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। कोट कहते हैं। या अथवा, जैसे अथवा एक्स अक्ष के लंबवत एक्स अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को कोट कहते हैं। कोट कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब कोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। कोट हिंदी में कोट कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट, आप इसको नोट करिए यहाँ तक। नोट करिए। अब जैसे देखिए, अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, निर्देशांक जो प्राप्त होगा, यानी भुज कोड जो प्राप्त होगा, उसको निर्देशांक करते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ ओरिजिन पर जो मूल बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो, क्या होगा, यहाँ पर एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या है, 0 है, यानी कोई दूरी नहीं तय किया गया है। और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी क्या है, 0 है, कोई दूरी नहीं तय किया गया है। इसका मतलब क्या, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक। तो यहाँ पर जो है मूल बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट हो क्या होगा, 0 0 होगा। और जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा, क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जब लेंगे तो ये रेखा मिलेगी और ये रेखा मिलेगी। इन दोनों रेखाओं के माध्यम से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो ये रेखा क्या है, मूल बिंदु से जो है दाहिनी तरफ है, एक्स अक्ष पर है, और ये रेखा जो है मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर तरफ है। तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह जो है मूल बिंदु से ऊपर तरफ जो है वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा हमको प्लस प्लस प्राप्त होगा। और इस कोऑर्डिनेट इसी तरह यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, इस जो है रेखा पर चली गई दूरी और इस रेखा पर चली गई दूरी। तो मूल बिंदु से जो है बाईं तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से ऊपर तरफ वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा माइनस और प्लस प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह जो है थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जो भी हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, इस लाइन के माध्यम से और इस लाइन के माध्यम से। तो इस लाइन पर जो है मूल बिंदु से एक्स अक्ष चली गई दूरी जो बाईं तरफ होती है ऋणात्मक होती है, और इस लाइन पर जो है मूल बिंदु पर नीचे की तरफ वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्राप्त होगा।
इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, इस अक्ष पर चली गई दूरी और इस अक्ष पर चली गई दूरी जो होगी वही कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मूल बिंदु से जो है दाहिनी तरफ x से चली गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये मूल बिंदु से जो है नीचे की तरफ y से चली गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी या नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा प्लस और माइनस प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट बस जो है इतनी हमको जानकारी रहना ज़रूरी है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कम से कम इतनी जानकारी होना हमको ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम वहाँ पढ़ाएंगे, आप लोग क्लास 9th में क्लास 10 में जब पढ़ाएंगे तो बहुत डीपली पढ़ाएंगे। अभी हमको जितनी ज़रूरत थी उतनी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हमको जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए इतना जो है हमको ज़रूरत थी, इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। इसको आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। उसके बाद तब हम जो है अगली क्लास में जो है हम लोग कैसे दो चरवाहे रैखिक समीकरण को ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकली माध्यम से कैसे हम पढ़ते हैं उसको हम देखेंगे। आप इसको नोट करिए। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।